Engineering gets all the glory, but chemistry is the key. Hello students, I am Dr. Preeti Sharma, Faculty of Chemistry, Applied Science Department, SAGE Group. Students, इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कोड है BT 101। आप लोग सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री हम इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ें, क्या इसका रोल है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो है वो इंजीनियरिंग का बेसिक है। इंजीनियरिंग में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस की भी अलग अलग ब्रांचेस जैसे साइबर सिक्योरिटी, AIML, डेटा साइंस, IoT, इन सभी में केमिस्ट्री का यूज़ होता है। कैसे यूज़ हो रहा है वो अभी हम देखेंगे। आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करिए, सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन का काम होता है। कंस्ट्रक्शन में हम सीमेंट यूज़ करते हैं। अब सीमेंट का जो कंपोजिशन है वो क्या है, कैल्शियम, लाइमस्टोन, आयरन, ऑक्साइड्स, सिलिका, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। कहाँ से आई ये एलिमेंट्स, केमिस्ट्री से। अब जब तक हमें इन सभी एलिमेंट्स का बिहेवियर नहीं पता होगा हम उसको कैसे सीमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। आयरन का यूज़ होता है, स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है। आयरन का हमें उसकी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, उसका रस्टिंग बिहेवियर पता होना चाहिए, तभी हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी में हम हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं। हार्डनेस किसकी वजह से होती है, सॉल्ट्स की वजह से। अब सॉल्ट्स की जितनी भी स्टडी है वो कहाँ करेंगे हम, केमिस्ट्री में। जब हमें उन सॉल्ट्स के बारे में पता होगा, कैसे हम उन सॉल्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, उन सॉल्ट्स की वजह से उस वाटर का हम जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे हम उसको रिमूव कर पाएंगे, ये सारी स्टडी हम केमिस्ट्री के थ्रू ही कर पाएंगे। यहाँ पर पूरी तरह से केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में काम किस पर हो रहा है, मशीन्स पर। और मशीन्स मतलब मेटल्स, मशीन्स मेटल्स से बनी होती हैं। तो जितनी भी मेटल्स का यूज़ मशीन में हो रहा है उन सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी स्ट्रेंथ, उनकी डक्टिलिटी, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। मशीन में हम कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उस ऑयल को क्यों यूज़ कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो उस ऑयल की विस्कोसिटी हमें मालूम होना चाहिए। जब हमें विस्कोसिटी पता होगी तो हम उस मशीन की अलग अलग कंडीशन में हम उस ऑयल को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें उस ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता हो, अगर हमें हाई टेम्परेचर पर वो मशीन काम कर रही है, अगर कोल्ड में काम कर रही है तो उसका क्लाउड एंड पोर पॉइंट पता हो। तो जब हमें ये सारी जानकारी होगी तब हम क्या कर पाएंगे, हम उसके हिसाब से ऑयल दे पाएंगे। अब जब हमें वो ऑयल यूज़ करना है तो उस ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कहाँ पर होगी, आपकी केमिस्ट्री के ही अंतर्गत। ओके। इसके अलावा अगर आप और मशीन के बारे में बात करते हैं तो वो मशीन चाहे इंडस्ट्री में किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मशीनरी, या आपके व्हीकल्स में यूज़ होने वाली मशीनरी हो, हर एक मशीन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब से ही हम उसमें अलग अलग मेटल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पूरा टोटल केमिस्ट्री ही आ रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो ईसी ब्रांच, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हम सेमीकंडक्टर पर काम करते हैं, हम माइक्रोचिप्स के बारे में बात करते हैं। जब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर क्या है, जर्मेनियम, गैलियम, ये सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर है। अब जब हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर का यूज़ करेंगे तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होगा, किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं और हमें इसमें डोपिंग के लिए क्या चाहिए और भी क्या क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपको अप्लाई होंगी, ईसी ब्रांच में। माइक्रोचिप्स की हमें डिज़ाइनिंग करनी है, वो भी कहाँ पर अप्लाई होगा, ईसी ब्रांच में। ठीक है। तो जब ईसी में हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब भी किससे बन रही हैं, आपका एलिमेंट्स से, मेटल्स से,
सेमीकंडक्टर से, नॉन मेटल से, तो हम बिना इनकी प्रॉपर स्टडी करें हम उसको वहाँ पर डिज़ाइन में यूज़ नहीं कर सकते। अब यही जो आपका ईसी है और आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ट्रांसफार्मर पे आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर में हम कॉइल यूज़ करते हैं, मेटल्स तो है ही वहाँ पर काम, कॉइल भी मेटल से ही बनते हैं। हम डिफरेंट ऑयल यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर्स में, तो वहाँ पर भी आपका केमिस्ट्री ही आ रहा है। ट्रांसफार्मर में आपके डिफरेंट जंक्शंस रहते हैं, कौन सी मेटल कंडक्टर है, कौन सी नॉन कंडक्टर है, क्या उनका नेचर है, तभी हम ट्रांसफार्मर को ढंग से बना पाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। कंप्यूटर साइंस की जब हम स्टडी करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में हम डायरेक्टली उसके मदरबोर्ड पर आ जाते हैं। मदरबोर्ड का जो बेस होता है वो ग्लास फाइबर का बना होता है। उसका जो प्रिंटेड सर्किटरी है उसमें पूरी आपकी मेटल्स यूज़ हो रही हैं, उसमें आपका सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है। अगर हम CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर की बात करते हैं तो उसमें पूरा प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक क्या है आपका, प्लास्टिक की स्टडी भी हम केमिस्ट्री में ही करते हैं। तो जब हम इन सब का प्रॉपर स्टडी हम कर पाएंगे तब हम इसको आगे एप्लीकेबल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा नॉलेज हुआ केमिस्ट्री का। थैंक्स। Hello dear students, I am Dr. Meena Maurya, Associate Professor in Department of Applied Science and I am going to teach the Engineering Chemistry syllabus. Dear students, जैसे कि आपको अभी डॉक्टर प्रीति शर्मा ने बताया कि केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में चाहे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो चाहे डोमेस्टिक यूजेस बहुत यूज़फुल है। अब जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वास्ट डिफरेंस है जो आप अभी तक 12th या 11th क्लास में पढ़े हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को डर लगता है, केमिस्ट्री के नाम से भागते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग द क्लासेस एंड इन आवर लैब्स। वो फ़न कैसे? जैसे आपने 12th 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने शुरुआत करी एटम के स्ट्रक्चर से, मॉलिक्यूल से, उनके स्ट्रक्चर से। हमने जो भी केमिस्ट्री 11th 12th क्लास में पढ़ी है दैट वाज सिंपली एन इमेजिनेशन। आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, फिर भी हमने देखा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह के ऑर्बिटल में पाया जाता है, ये मॉलिक्यूल इस तरह के शेप का होता है। बहुत सारे शेप्स पढ़े आपने, परंतु क्या रियल लाइफ में हम देख सकते हैं उन शेप्स को? नो, इट्स ऑल इमेजिनेशन दैट आर बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिकल कंसेप्ट। तो अभी जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसमें न तो आपको इलेक्ट्रॉन के घर बताने हैं, ना ऑर्बिटल्स बताने हैं, ना किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है। हमें टोटल एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है जो कि हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज जो भी इंडस्ट्रीज़ में आप आगे जाएंगे, आगे प्रोजेक्ट्स सॉल्व करेंगे, उनमें ये केमिस्ट्री आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो देखते हैं हमें इस सिलेबस में क्या क्या कवर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें टोटल 7 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस 7 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स जो हैं वो देख सकते हैं आप वाटर पर बेस्ड हैं, वाटर एनालिसिस, ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड बॉयलर प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स। ये दोनों ही मॉड्यूल किस पर बेस्ड है? वाटर। अब आपने क्लासेस 11th 12th क्लासेस में वाटर का स्ट्रक्चर देखा, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन देखा, वाटर की ढेर सारी टाइप की रिएक्शंस देखी। यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम जो पानी पीते हैं, आपके घर में जो पानी आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, वो कैसा है? वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर? तो आप शायद थोड़ी देर सोचेंगे और आई एम डेड श्योर कि 90% स्टूडेंट्स गलत आंसर देंगे कि हम जो पानी पी रहे हैं वो वाटर हार्ड है या सॉफ्ट, हमें यही नहीं पता। यदि हार्ड वाटर पिएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, सॉफ्ट वाटर पिएंगे तो ये अच्छा है या नहीं है हमारी बॉडी के लिए, हमें ये भी नहीं पता। तो डियर स्टूडेंट्स, हम हमारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हार्डनेस क्या होती है,
क्यों होती है, हार्डनेस की वजह से जो हमारा हार्ड वाटर होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और कहाँ तक वो एडवांटेजेस भी हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है हार्डनेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ना हार्डनेस फ्रूटफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो हार्मफुल है तो उसे हमें पता करना पड़ेगा कि कितनी हार्डनेस हमारे पानी में है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं, वो हम देखेंगे ना। ये हार्डनेस जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, एज वेल एज इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम हार्ड वाटर इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। सोल्यूशंस कैसे, जो हार्डनेस की वजह से प्रॉब्लम्स होंगे इंडस्ट्रीज़ में, उनके सोल्यूशंस निकालेंगे हम उस हार्डनेस को रिमूव करके, मींस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करके, जिसके लिए हम देखेंगे अलग अलग तरह की सॉफ्टनिंग मेथड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मॉड्यूल 1 है इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे वाटर के और बहुत कुछ पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। नाउ थर्ड हमारा मॉड्यूल है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप सब ऑयल यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, अपने व्हीकल की प्रॉपरली ऑयलिंग कराते हैं, आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है। बट ये ऑयल किस तरह से एक लुब्रिकेशन का पर्पस प्रोवाइड करता है आपकी मशीन में, ये शायद ही आपको पता होगा, है ना। ऑयल आपने डलवाया व्हीकल में, वो कैसे जाता है, कहाँ काम करता है, किस तरह से वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ये सब हमें नहीं पता। तो किस तरह से ये ऑयल फंक्शन करता है ये हम बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर में देखेंगे। आपको शायद पता होगा एक लुब्रिकेशन साइंस नाम का पूरा एक केमिस्ट्री है, ट्राइबोलॉजी, जिसमें हम लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। बट यहाँ पर हम उस लुब्रिकेशन, उस ट्राइबोलॉजी को बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं अपनी मशीन्स में, वो ऑयल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्यों, कैसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक मशीन के लिए, वो भी हम इस यूनिट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन हमारा फोर्थ मॉड्यूल है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स आपको पता है दे प्ले अ वेरी यूज़फुल पार्ट इन आवर लाइफ, चाहे हमारी डोमेस्टिक लाइफ हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ की बात करें, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपका पॉलीमर नहीं दिखाई देता। सुबह से लेकर शाम तक हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, प्रोडक्शन से लेके पैकेजिंग तक, ट्रांसपोर्टेशन तक, कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्रीज़ में, हर तरह की इंडस्ट्री देख लीजिए, पॉलीमर के बिना हम सोच ही नहीं सकते किसी भी इंडस्ट्री का अस्तित्व। तो बहुत सारे टाइप के पॉलीमर्स हैं। दिखने में हमें लगता है कि ये मटेरियल तो ग्लास है, बट ये ग्लास नहीं, ये पॉलीमर। तो बहुत सारे टाइप के पॉलीमर्स हैं। इन डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स, उनके एप्लीकेशंस, वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन चैप्टर में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है बायोपॉलीमर्स। पॉलीमर्स के आपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स सुने होंगे, लिमिटेशंस सुने होंगे कि ये पॉलीमर्स जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक बार यदि आपने डंप कर दिया, दे विल रिमेन एज इट इज़ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इनको ख़त्म कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पॉलीमर के यूज़ का। तो डियर स्टूडेंट, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन बायोपॉलीमर्स। आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे पॉलीमर्स यूज़ करेंगे जो कि डिग्रेडेबल होंगे, जो कि ख़त्म हो जाएंगे, कुछ समय बाद हम उनको डंप करेंगे तो वो गायब हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हमें इस तरह की पॉलीमर साइंस की ज़रूरत है और हम कुछ बायोपॉलीमर्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर इज फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स वाटर के बारे में, वाटर जो है नॉर्मली आप जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। बट यदि मैं आपको बताऊं कि पानी 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। तीनों स्टेट्स मीन्स इट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इट इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज गैसियस स्टेट। सो ये सोचने में भी हमें दिक्कत हो रही कि कैसे इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर पानी तीनों स्टेट्स में पाया जाता होगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ब्यूटिफुलनेस ऑफ केमिस्ट्री
यहाँ पर हम ऐसे टेम्परेचर, ऐसे प्रेशर पर बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में रख सकते हैं। तो फेज़ इक्विलिब्रियम में हम दो तरह के सिस्टम्स पढ़ेंगे, वाटर के सिस्टम के बारे में जिसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का। इसके अलावा हम एक 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें कि कॉपर और सिल्वर के सिस्टम पर किस तरह से इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर और उसके कंपोजिशन का। इसके बाद हम कोरोजन के बारे में भी पढ़ेंगे, आपको पता है कोरोजन क्या होता है, डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन कम्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। दिखने में थोड़ा सा खतरनाक दिखता है बट बहुत ही यूज़फुल मॉड्यूल है, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। आपने 11th और 12th क्लास में प्रैक्टिकल किए होंगे, आपको एक पैकेट दिया गया होगा जिसमें आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स फाइंड आउट करने को कहे होंगे, या फिर आपने टाइट्रेशन किया होगा। ये सब एनालिसिस की मेथड्स हैं, टाइट्रेशन हो गया और एसिड और बेसिक रेडिकल एनालिसिस हो गया। आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा आपको बहुत टाइम लगा। इवन एसिड और बेसिक रेडिकल्स तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते लास्ट तक, और वी आर नॉट श्योर कि जो हमने फाइंड आउट किया है वो सही भी फाइंड आउट किया है कि नहीं। जब आपका लैब अटेंडेंट आपको बताएगा कि बेटा ये गलत है तो आप मान लेते हैं कि ये गलत है। बट आज की डेट में हमारे पास इतनी एडवांस टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स कहलाती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इतना सा सैंपल आपने स्पेक्ट्रोमीटर में डाला और आपको बाजू में उसका रिजल्ट निकल जाता है। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता कर सकते हो, उसका फंक्शनल ग्रुप पता कर सकते हो, उसमें प्रेजेंट बॉन्ड्स पता कर सकते हो, उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ पता कर सकते हो और बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं हम केवल 1 नैनोग्राम क्वांटिटी ऑफ सैंपल से एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो देखिए कितनी एडवांस टेक्निक है जिससे हमको जो आपने रेडिकल एनालिसिस किए या टाइट्रेशंस किए उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एडवांस टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं हमारे 6th मॉड्यूल में, दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे अप्लाइड पार्ट देख लिया केमिस्ट्री का। अब कुछ मेन केमिस्ट्री पे आएंगे तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसमें आप पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उन पर्टिकुलर ग्रुप्स और पीरियड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसमें वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही है केवल हमारा प्योर केमिस्ट्री का पार्ट, बाकी आपने देखा सब कुछ अप्लाइड पार्ट था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सिलेबस बहुत ही अच्छा है और ये हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा हमारी डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल लाइफ को, जब आप आगे जाके इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को परफॉर्म करेंगे। तो मैं अपना सिलेबस का इंट्रोडक्शन यहाँ एंड करती हूँ एक सिंपल से कोट के साथ कि केमिस्ट्री इज़ द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस बोथ इन द लैब एंड इन लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री लैब में तो है ही पर लाइफ में भी उतनी ही ज़रूरी है, और जब आप यहाँ आएंगे तो हम लैब और लाइफ दोनों में फ़न करेंगे और दोनों को ही यूटिलाइज़ करेंगे हमारी इस इंजीनियरिंग की जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। हैव अ नाइस डे। Chemistry is the mystery of chemicals and chemists are those who solve this mystery. Good morning dear students. I am Dr. Deepti Khare, Associate Professor, SIRT College, Sage Group. Dear students, जैसे कि प्रीवियस मैडम लोगों ने आपको बताया कि हमारा क्या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सिलेबस है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है और इसको पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है। इसी सीक्वेंस में मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन की स्कीम होती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अभी पिछले एग्ज़ाम्स जो देते आए हैं, आपने एमपी बोर्ड फेस किया होगा या सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए होंगे, कुछ बच्चे आईसीएसई बोर्ड वाले भी होंगे। जिस तरह से ये एग्ज़ाम्स हुआ करते थे उसी तरह से अभी जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको जो एग्ज़ामिनेशन देना है दैट इज़ अंडर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। अब जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे उनको हम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स बोलते हैं। इन एग्ज़ाम्स के लिए आपने जो सिलेबस देखा इसकी कंप्लीट स्टडी करनी है, इसके अलावा प्रैक्टिकल स्टडी भी करनी है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, इंटरनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सभी फेस करके आप एग्ज़ाम्स जो हैं वो रिज़ल्ट मिलेगा उसका। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम की स्कीम होती है
कितना स्टडी आपको किस लिए करनी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ ऑफ 150 मार्क्स, टोटल मार्किंग 150 में से होती है। इन 150 नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन में आधा 100 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होता है एंड 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। दिस 100 मार्क्स ऑफ एग्ज़ाम इंक्लूडेड एंड सेम एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम एंड क्विज और असाइनमेंट्स। आपको जो 70 मार्क्स का एंड सेम एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में जो ओवरऑल 7 यूनिट्स हमने पढ़े हैं और 7 मॉड्यूल्स हमने केमिस्ट्री के पढ़े हैं वो सभी इसके अंदर आएंगे। इन एग्ज़ाम्स के लिए थ्योरी एग्ज़ाम होगा जो कि RGPV के अंडर कंडक्ट होगा और आपको ये एग्ज़ाम देना है और मिनिमम 22 मार्क्स स्कोर करना है। मिनिमम 22 इज़ द पासिंग मार्क्स। आई होप यू विल गेट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। आफ्टर दैट यू हैव टू अपेयर इन द मिड सेम एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर। दोनों सेमेस्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में 2 मिड सेम एग्जामिनेशन होते हैं। एक मिड सेम एग्जामिनेशन जो होता है फर्स्ट, जिसमें कि आपको इनिशियली 3 यूनिट्स आती हैं और 3 मॉड्यूल्स आते हैं इन द केमिस्ट्री, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है उसमें रिमेनिंग यूनिट्स आती हैं। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होता है मिड सेम एग्जामिनेशन, दोनों मिड सेम एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आप दोनों मिड सेम एग्जामिनेशन देते हो तो उन दोनों एग्ज़ाम्स में से बेस्ट ऑफ 2, उन दोनों में से जो भी आप ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर किए हैं वो एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स हम आपके RGPV को सेंड करते हैं। अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देते हैं, तो आप बहुत लॉस में रहने वाले हैं, क्योंकि जो दोनों एग्ज़ाम नहीं देगा उसका, अगर उसने सिंगल एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम का एवरेज निकाला जाएगा, बिकॉज 2 एग्ज़ाम्स टू बी गिवन। 2 एग्ज़ाम देना थे, आपने एक एग्ज़ाम दिया तो हाफ उसके मार्क्स आपके जाएंगे। मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम दिया है और आपने 20 में से उसमें 18 स्कोर किया है, तो 18 का हाफ दैट इज़ 9 मार्क्स ओनली टू बी सेंड। तो आधे नंबर या एवरेज ऑफ 2 मिड सेम आपके सेंड किए जाते हैं। इसलिए आप ये याद रखें कि दोनों मिड सेम एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। इसके बाद थर्ड जो 10 मार्क्स का डिवीज़न है दैट इज़ फॉर क्विज एंड असाइनमेंट्स। आप लोग जो थ्रू आउट द सेशन पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई के बाद, उन चैप्टर्स की स्टडी के बाद उससे रिलेटेड असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को कौन प्रॉपरली लिख रहा है, टाइमली सेशनल सबमिट कर रहा है, आपके टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, आप जो सेशनल सबमिट करते हैं उससे रिलेटेड क्विज़ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और टेस्ट भी लिए जाते हैं। उन टेस्ट में कौन अच्छा स्कोर कर रहा है, कौन उनकी स्टडी प्रॉपर कर रहा है, क्विज़ में कौन अच्छे से आंसर दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपका इन 10 मार्क्स का डिसीज़न लेती हैं। तो इस तरह से एंड सेम एग्ज़ाम इज़ ऑफ 70 मार्क्स, मिड टर्म एग्ज़ाम इज़ ऑफ 20 मार्क्स, जो कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स 2 होते हैं, आपको बताया मैंने, एक सेमेस्टर में 2 मिड सेम एग्ज़ाम होते हैं। और थर्ड क्विज़ एंड असाइनमेंट, जो कि आपके थ्रू आउट द सेशन आपने जितना भी वर्क किया है वो किस तरीके से किया है, टाइमली सबमिट किया नहीं किया, अच्छा लिखा या नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रैक्टिकल्स पर। तो प्रैक्टिकल्स में 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। इन 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स इज़ फॉर द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो कि एक्सटर्नल वाइवा एग्ज़ाम होता है। एक्सटर्नल वाइवा के लिए आपको प्रैक्टिकल लेने के लिए एक्सटर्नल आते हैं बाहर से, दूसरे कॉलेजेस या दूसरी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आते हैं, वो आपसे प्रैक्टिकल कंडक्ट करा के देखते हैं, आपका वाइवा लेते हैं, आप जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं उसके रिजल्ट्स और उसका पार्ट जो कि रिटर्न पार्ट है वो सब अच्छी तरह से आपका होना चाहिए, और वाइवा, ये सब होने के बाद आपको 30 में से मार्किंग की जाती है। नेक्स्ट लैब वर्क एंड सेशनल्स, इसको 20 नंबर दिए जाते हैं। आप जो लैब में आपकी जो अटेंडेंस है थ्रू आउट द सेमेस्टर, जो लैब्स कंडक्ट की जाती हैं उन लैब्स में आप कितने टाइम प्रेजेंट हैं, आपकी अटेंडेंस क्या है, आपके लैब के एटिकेट्स क्या हैं, लैब बिहेवियर क्या है, आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, आपके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी क्या है, आप अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स कितना प्रॉपरली बनाते हो, उन रिकॉर्ड्स को कैसे टाइमली चेक कराते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इनके बेसिस पर आपकी 20 में से मार्किंग होती है। तो इस तरीके से 50 मार्क्स का डिवीज़न प्रैक्टिकल के लिए किया गया है। अब आप ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं और अच्छा स्कोर करना, अच्छे से प्रैक्टिकल कंडक्ट करना, जब आपकी अटेंडेंस अच्छी होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी अटेंडेंस 100% रखें। 100% अटेंडेंस इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम 75% अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ मैंडेटरी,
कि आपको कम से कम 75% अटेंडेंस रखना ज़रूरी है। तो दैट इज़ फॉर द स्कीम एंड आप सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंड वी विल मीट इन द क्लास। थैंक यू।